nation now. I'm Pradeep. Now beyond this, we talk about news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy. It stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. Yesterday was the India Alliance huge meeting जो शिवाजी पार्क में हुआ. The India Alliance claim करते हैं कि बहुत successful था. We'll ask our guest Lakshman Savji साहब from the Bharatiya Janata Party. Lakshman Savji साहब, welcome to the show. नमस्कार. सावजी साहब नमस्कार. बजाज साहब बहुत शॉर्टली ज्वाइन करेंगे हमको. सावजी क्या साहब, बात है. सावजी साहब, कल जबरदस्त एक फंक्शन हो गया शिवाजी पार्क में. राहुल आप सुनते ही हंसने लगते हैं. राहुल गांधी जी का नाम बोलने से पहले आप हंसने लगते हैं. राहुल गांधी जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जी, पूरे इंडी अलायंस जो आप कहते हैं, इंडिया अलायंस को इंडिया अलायंस बोलते हैं आप. पूरे शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे, स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, आप बोलो जितने, सब लोग, बहुत लोग वहां पर थे. और एक ही बात है कि मोदी जी को उनका है कि हराना है. उद्धव जी ने कहा कि एकदम थड़ी पार करना है, निकालना है. तो ये कैसे, क्या जो इंडिया अलायंस इसको एक सक्सेसफुल एक शो ऑफ स्ट्रेंथ बोलते हैं. साहू जी साहब, आप इसको कैसे देखते हो? एक तो हमारे आराध्य जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मैं पहले वंदना देता हूं. जय भवानी, जय शिवाजी. जय भवानी, जय शिवाजी. और बात ऐसी साहब, अभी सबने पूरी सभा देखी, लोगों ने. चुनाव लोकसभा का आया है और हमको भारत के विकास के बारे में कुछ चर्चा करनी है, इसके लिए वो सभा नहीं थी. सभा सिर्फ मोदी हटाओ. अभी इनके कहने से मोदी हटेंगे क्या? जनता जनार्दन का जब आशीर्वाद और समर्थन जब मोदी जी के साथ है तो इनका कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. लेकिन मुझे इतने तजुर्बेदार नेता वहां मंच पर होने के बाद देश की कोई चिंता किसी के भाषण में नहीं आई. फारूक अब्दुल्ला से लेकर शरद पवार जी से लेकर इतने पुराने लोग भी होने के बाद, और जिनको सिर्फ राजनीति के साथ सिर्फ जो खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों के साथ उम्मीद नहीं थी. जैसे कि उद्धव ठाकरे है, जैसे संजय राउत है, इनके पास से कोई उम्मीद नहीं है, इनके पास से कोई अपेक्षा नहीं रही अभी, क्योंकि जनता ने इनको पूरी तरह नकार दिया है. लेकिन जो देश के राजनीति में पिछले 50-60 साल से जो है, वो भी कुछ देश के बारे में सोच नहीं रहे हैं. क्या समस्याएं हैं, क्या चैलेंजेस क्या है देश के सामने, युवाओं के सामने क्या है, महिलाओं के सामने क्या है, खेती के सामने क्या है, और क्या क्या अच्छा हुआ है देश में. अमृत वर्ष में जब हम स्वतंत्रता के जा रहे हैं तो हमने पिछले 5 साल में जो उपलब्धियां देश के सामने लाई है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए इनको कोई भी समय नहीं मिला. G20 का अध्यक्षता का भारत को मिली, इसका कोई जिक्र उनके संभाषण में किसी के आया नहीं. या इतने बड़े पैमाने पे देश में इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, इतने टनल बन के, इतने रास्ते बन के, इतना प्रवास इतना आसान हो गया है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई. यानी सकारात्मक कोई दृष्टिकोण नहीं, कोई विजन नहीं. और देश के सामने हम चुनाव के सामने जा रहे हैं, इसके लिए कौन सी दिशा से जाना चाहिए, इसके लिए भी कोई चर्चा नहीं. सिर्फ एक व्यक्तिगत द्वेष और द्वेष भावना बढ़ाने के लिए जो कुछ होना चाहिए, ये रास्ते पे जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां इनको कैसे नजर से देखेंगी. मतदाताओं ने इनके कहने का कितना सोचा होगा? कोई विचारधारा के आधार पर कोई नहीं. सिर्फ एक देखो, सबसे ज्यादा चर्चा कौन सी हो गई? मैंने क्यों बोला पहले बार कि बाळा साहब ठाकरे शिवाजी पार्क पे मैदान पर जब सभा लेते थे तो पहले उच्चारण तमाम माझ्या हिंदू माता भगिनीनो, हिंदू बांधवांनो, ऐसे जोर से कहते थे. उद्धव ठाकरे जी ने हिंदू लफ्ज पुकारेंगे तो आपको महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से निकाल डालेंगे, ऐसी कोई धमकी दी, ऐसा लग रहा था उनके भाषण से.
इतने डरे हुए थे। हमारी खुद की पहचान भूल जाना, खुद की पहचान को दूर करना, यह सबसे बुरी बात महाराष्ट्र की जनता को पहली बार मालूम हो गई। ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो भी, अभी तेजस्वी यादव का भाषण ले लो, किसी का भी, कोई भी नेता का भाषण ले लो, क्या क्या इनको हक है लोगों के सामने जाकर करप्शन के खिलाफ बोलने का, या कोई भी चुनाव के बारे में बोलने का, या कोई कुछ भी? इनकी छवि क्या है राजनीति के मंच पर, सामाजिक मंच पर? सोचना चाहिए। और इसका एक बिल्कुल हमारे राजनीतिक भाषा में बोलने का पूरी सभा फ्लॉप हो गई थी। कोई विचारधारा का मंच नहीं था, कोई राष्ट्रीयत्व का मंच नहीं था। और जो राहुल गांधी का नाम लेकर जो मंच सजाया था उन्होंने, कि जो भारत जोड़ो की यात्रा, न्याय यात्रा, अन्याय यात्रा के नाम पर दौड़े थे, गाड़ी में अकेले 4 लोगों को घूमने का, आगे पीछे 10-10 गाड़ियां लेके घूमने का। रोज कितने लोग प्रवास करते हैं, कितनी गाड़ियां चलती है, कितने चलते, इसके पीछे कोई कुछ कारण नहीं था उनका। ऐसा कुछ भी काम नहीं, उनके यात्रा से ऐसा क्या काम हुआ था देश का? मुझे साहब इतना बुरा लगता है कि राहुल गांधी को वायनाड से लड़ना पड़ता है, इसके साथ ही ये न्याय यात्रा, अन्याय यात्रा, भारत जोड़ो सब खत्म हो जाता है। क्या वायनाड का चित्र है? क्या वायनाड की मतदाता संख्या कितनी है, लोक संख्या कितनी है, वहां क्या चल रहा है? आईसीसी का सेंटर वायनाड में चालू हो रहा है। अपने खुद के लोकसभा क्षेत्र में वो भारत विरोधी गतिविधियां जो हो रही है उसको अनदेखा करके हमको ये दूसरे तरफ रास्ते में लेके जा रहे हैं, और सब ये दल वाले उसकी सराहना कर रहे हैं। तो साहू जी साहब, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भर्ती, जो कांग्रेस की गारंटी, उनका कहना है कि राहुल गारंटी यानी कांग्रेस का गारंटी। बोले भर्ती भरोसा, बोले 30 लाख पद जो बीजेपी ने अभी तक भर्ती नहीं किया, जो है और नहीं किया, उसको राहुल गांधी भर्ती करेंगे। उन्होंने कहा पहली नौकरी पक्की, यानी जो बच्चे ग्रेजुएट होके बाहर निकल रहे हैं उनके लिए राहुल गांधी कहता है कि 1 करोड़ बच्चों को मैं रोजगार दूंगा 1 साल का, जो अप्रेंटिस एक्ट अमेंड करके 1 लाख रुपया पर एनम। फिर आगे जाके पेपर लीक से मुक्ति, सैनिटरी वर्कर्स को सुरक्षा, जो बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा, युवा रोशनी। एक बहुत बड़ी स्कीम है कि महालक्ष्मी योजना, हर महिला जो गरीब है उनको 1 लाख रुपया एवरी ईयर पर एनम, करीबन 8,500-9 हजार के आसपास घर बैठे 9 हजार मिलेंगे महिलाओं को। क्या ये स्कीम साहू जी साहब गेम चेंजर होगा? क्या ये गेम चेंजर होगा? आपको स्कीम्स कैसे लग रहा है कि ये सब बोलने के लिए? पिछले 14 से लेके 19 तक और 19 से लेके 24 तक 10 साल में भाजपा के मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जितनी योजनाएं लाई है, जितने फायदे हुए हैं लोगों को, जो लोग आज चर्चा करते हैं कि हमको कुछ लेन देन नहीं पड़े, सिर्फ देश मोदी आने चाहिए, ये जो जनता में जो मैसेज गया है, ये योजनाएं सफल हुई है। क्योंकि योजनाएं कागज पर लेकर या योजनाओं की घोषणा करके कुछ योजनाएं हुई नहीं है। 50 साल में घोषणाएं कम की क्या कांग्रेस ने? गरीबी हटाओ का नारा लगाया था, गरीबी हटाने के लिए क्या प्रयोजन क्या किया था? आज हमने गरीबी हटाओ के लिए जो प्रयोजन किया, आम आदमी को हमने विकास प्रक्रिया में लाने के लिए जो जनधन योजना में 50-55 करोड़ लोग सम्मिलित किए, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। राहुल गांधी या कांग्रेस वाला या उनके साथ में रहने वाले दल ऐसे कोई एक स्कीम हमने लगाई थी और वो सक्सेस हो गई और ये जनता के लिए किया, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। करप्शन के अलावा और समाज का बंटवारा होने के अलावा इनका क्या काम है? इनका इतिहास क्या है? मैं तो राहुल गांधी को चैलेंज आज भी देने के लिए तैयार है हम कि वायनाड की जो सोशल जो गतिविधियां चालू है, जो राजनीतिक गतिविधियां, उसका पहले चर्चा करो इसके बारे में। जिस क्षेत्र का तुम 5 साल सांसद बने हो, वो क्षेत्र में आज क्या चल रहा है, कितनी बुरी हालत है केरल में। केरल का जो आर्थिक जो समीकरण सामने आया है, उधर के मुख्यमंत्री ने जो बताया है, जो चित्रीकरण आया है, और उसके लिए मोदी जी ने, हमने उसके बारे में क्या कहा है कि हम हेल्प करेंगे। हमने ऐसा नहीं बोला वहां गवर्नमेंट दूसरी है करके, लेकिन केरल की समस्या है कि भाजपा की वजह से नहीं आई है।
केरल राज्य का कारोबार और वायनाड संसद क्षेत्र का कारोबार राहुल गांधी जिम्मेदार है। देश विरोधी जो गतिविधियां वायनाड में हो रही है उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है, ऐसे मैं आज जोर से कहता हूं। अगर मंच पर रहने वाले कोई भी दल के नेता ने वायनाड में जाकर प्रवास करना चाहिए, वहां की हालत का तजुर्बा लोगों को देना चाहिए, यह पहले आज बोलना चाहिए। इनको हक क्या बनता है? देश विरोधी गतिविधियां इतनी हो रही है साहब, कितने लोगों की हत्या हुई है। डेमोक्रेटिक मूवमेंट में 115 हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या केरल में हुई है। कई लोगों के हाथ काटे हुए, कई लोगों के पैर काटे हुए हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार कितने हुए हैं। जो कि हमारी कुटुंब प्रणाली है उसमें जो बदलाव हुआ क्या बुरी तरह से हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर। जो बाहर से लोग जो वहां नागरिक आते हैं तो एक दिन की शादी किसी के साथ करने का और उधर तलाक बोलने का, और बाद में जो जर्नी मैरिज प्रवास विवाह, जितने दिन प्रवास वो देश में करेगा उतने दिन उसके साथ जो औरत रहेगी उतने दिन उसका विवाह रहेगा। जिस दिन उसका प्रवास खत्म हो जाएगा उसकी शादी टूट जाएगी। ये वायनाड का चित्रीकरण है। राहुल गांधी, शर्म करो। क्या सभा लेते हैं मुंबई में आकर शिवाजी पार्क में? उनके साथ में बैठने वाले दल वालों को, उनके दल के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। हमारी भारत की छवि क्या हुई है? और फिर एक साथ मिलकर बोलते हैं मोदी जी नहीं चाहिए। देश को बर्बादी की तरफ ले जाने वाले दल जब ऐसे गुमराह करने की जब चाले चलेंगे तो जनता इनके समर्थन में नहीं आएगी। जनता आज मोदी जी के समर्थन में है और मोदी जी के समर्थन पे बड़े पैमाने पे है, क्योंकि हमारा जो चेहरा है, हमारा जो इरादा है, हमारा जो काम है वो पब्लिक के सामने है और खुलकर सामने है। कितनी योजनाएं हो, शिक्षण के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, या कोई उद्योग के बारे में हो, निर्यात के बारे में हो, किसान के बारे में हो, इसके मुद्दे के ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है। और सिर्फ मोदी नहीं चाहिए, इनका अस्तित्व खत्म होने वाला है 2024 के चुनाव के बाद में, और वो अस्तित्व की लड़ाई आखिरी सांस ले रहे हो खुद, ऐसी इनकी छवि है। कल की सभा से यह चित्रण ज्यादातर सामने आया है। साहू साहब, नरेंद्र मोदी साहब का कहना कि अब की बार 400 पार, क्लियर कट है, विजन है। बोले कि मेरे 10 साल के जो आपको दिए देश को समर्पित जो काम है एक वो देख लीजिए, और 25 साल आगे जो रोड मैप बना हुआ है वो देखकर मुझे वोट देना। 400 पार जो मोदी जी बोल रहे हैं उसी मैं हक से मांगता हूं, आपको काम के आधार से मांगता हूं। मोदी जी कहते हैं, आगे जाकर कहता है कि मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, मगर ये पूरे इंडिया परिवार को, इंडिया अलायंस का परिवार को फैमिली फर्स्ट है, फैमिली फर्स्ट नॉट नेशन फर्स्ट। राहुल गांधी, मगर कल राहुल गांधी जी कल जिस प्रकार से कहा, बोले कि राजा का दिल, राजा का आत्मा जो है वो ईवीएम में है, राजा का आत्मा ईवीएम में। साहू जी साहब ऐसे कमेंट को कैसे देखते हो? क्या ईवीएम से जीतता है मोदी जी? सब बात ऐसी है, चुनाव आयोग की जब पत्रकार परिषद हुई और उनके शीर्षस्थ राजीव कुमार ने जो कहा कि ईवीएम के बारे में उन्होंने बहुत माइक्रोस्कोपिक डिस्कशन किया। तुम्हारे पास, तुम कितने चैलेंज करो इसके बारे में, आप असफल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो रिजल्ट आए हैं, ये बाहर की जब चर्चा करते हैं बैलेट पेपर के लिए, जो देश छोटे हैं, जिनकी मतदाताओं की संख्या कम है, वहां का नियोजन, और हमारी इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक मूवमेंट में इतने 100 करोड़ वोटर के सामने जाने का जो प्रयोजन है, इसकी गहराई, इसकी विजन, ये सब सोचना चाहिए। ईवीएम होने के बावजूद जो दूसरे दल जीतते हैं तो वहां ईवीएम ठीक है। बंगाल में ममता बनर्जी जीत जाती है तो ईवीएम ठीक है, तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक है, कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक है। जब ग्राम पंचायत के चुनाव हुए तो भी ईवीएम ठीक है, पंचायत समिति के चुनाव हो गए, जेडपी के चुनाव हो गए, 3-5 राज्यों के चुनाव हो गए, वहां ईवीएम ठीक है। ईवीएम का मुद्दा लाना, यह सरासर अपने व्यवस्था को बदनाम करना, भारत की चुनाव आयोग को बदनाम करना, और इनकी जनता में कुछ इमेज नहीं रही है तो उसको ढकने के लिए क्या क्या चर्चा होनी चाहिए, उसके लिए चर्चा करना, ये बिल्कुल फिजूल चर्चा है, इसमें कोई दम नहीं है।
साइंटिफिक कुछ भी नहीं है। और जो चुनाव आयोग के कमिश्नर ने जो जब प्रसारण में जब उन्होंने बोला, वो चैलेंज करके दिखाए कोई भी नेता है, कोई भी दल या कोई भी पार्टी, तो वो असफल रहेंगे। और हमारी व्यवस्था सर्वोच्च है, आदर्श है और विश्वासार्हता के साथ जुड़ी हुई है। राजनीति के साथ व्यवस्था को लेना नहीं चाहिए इन्होंने। आरोप लगा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर। कल राहुल गांधी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी चर्चा किया था। उन्होंने कहा चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, हफ्ता वसूली के आरोप उन्होंने लगा दिया। टेका लो और रिश्वत दो, शेल कंपनी के माध्यम से, यानी ये मोदी भ्रष्टाचार मोनोपोली, यानी मोदी जी और भ्रष्टाचार को उन्होंने मोनोपोलाइज कर दिया, राहुल गांधी जी का कहना है। तो आप इस चीज को क्या, ये करप्शन का चार्ज उन्होंने बीजेपी पे लगा दिया है और मोदी साहब पे भी लगा दिया है। नहीं बात, आई वुड रिक्वेस्ट द इंजीनियरिंग चार फ्रेम लगा देना राहुल गांधी के साथ। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हाँ हमारे शीर्षस्थ नेता अमित भाई शाह ने भी बोला है, हमारे देवेंद्र जी ने भी बोला है, सब केंद्र के सब प्रवक्ता ने भी बोला है कि जो सामने चित्रीकरण आया है, तो भारतीय जनता पार्टी को 6,000 का फायदा होने के बाद 14,000 करोड़ का फायदा विरोधी दल को हुआ है। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। ये राजकीय आरोप करके नहीं चलेगा सिर्फ, इसके बारे में जो साइंटिफिक जो उसके आंकड़े हैं और हर एक को जो लाभ मिला है, तो इसमें जो चित्र है ये भाजपा को बदनाम नहीं करता है। इनको बोलने के लिए कोई तो भी मुद्दा चाहिए, ये इनका रोना है। ये कोई किसी आधार पर बात नहीं करते हैं। ये आंकड़े बारे में बोलते नहीं। 14,000 करोड़ का फायदा विरोधी दल को हुआ है, इसका पहले खुलासा दो सबने। हर एक को फायदा हुआ है और भाजपा सबसे सर्वाधिक बड़ा दल होने के बाद पूरे संसद की संख्या, विधायक की संख्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं की संख्या, बाद में जो सदस्य संख्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो सदस्यता है इतनी बड़ी मात्रा में, वो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भाजपा है। उसके बावजूद उनको 6,000 मिलते हैं और आपको 14,000 मिलते हैं, ये चर्चा नहीं करते हैं आप। ऐसा कैसा चलेगा? ये लोग देखते हैं, दुनिया को दिखता है ना सब आईना, इसलिए इसके बारे में चर्चा हुई है। ये इनके नापाक इरादे कोई यशस्वी होने वाले नहीं है आरोप करके। आगे जाके जिस प्रकार से आप देखोगे कि उद्धव ठाकरे जी पर आरोप लगाए देवेंद्र फडणवीस जी ने कि आपने हमारे पीठ पे चूरा बोका था एंड आफ्टर दैट, उसके बाद मैं जब बोला था कि मैं पुनः ये उसका एक मजाक बना दिया था, मगर 2.5 साल के बाद मैं जब पुनः वापस आ गया, 2 पार्टी को तोड़कर उनको गिराकर, तो जिस प्रकार से फडणवीस साहब कहा, तो उद्धव ठाकरे जी उस पर आरोप लगाने लगे, संजय राउत जी आरोप लगाने लगे कि घर फोड़ने वाला का भाषण है, घर तोड़ने वाले हैं ये सब, उनके हाथ में। तो ये कैसे देखते हो आप इस चीज को? सब बात ऐसी इसमें, आदरणीय देवेंद्र जी ने जो कहा था, तो उनके पीछे जो मात्रा में ये लोग पड़े थे शरद पवार जी के साथ, सब कि इनको हटाया जाना चाहिए, भाजपा हटाया जाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने निजी तौर पर मैं आऊंगा ऐसा नहीं बोला था। हमारा दल आएगा और हम किसके लिए आएंगे? काम के लिए आएंगे, और आने के बाद क्या काम करना है इसके साथ उन्होंने बोला था। सिर्फ मैं अकेला आऊंगा, तो ये प्रातिनिधिक स्तर पर आप कितना भी कहो, जनता का समर्थन हमको मिलने वाला है और हम फिर से आने वाले हैं, ये कहा था। और उनकी बात सच निकली, जनता ने हमको समर्थन दिया था, मेजोरिटी दी थी। चूरा तो उद्धव ठाकरे ने हमारे पीठ में बोका है। क्या बात करते हैं? मतदाता के साथ गद्दारी किया है उद्धव ठाकरे ने, सब दुनिया को मालूम है। और जो बड़ी मेजोरिटी के साथ देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में मोदी जी के, अमित शाह जी के, भाजपा के नेताओं ने महाराष्ट्र में सत्ता फिर से लाई थी, फिर भी ये मतदाताओं का अपमान करके, मतदाताओं ने जिनको ठुकरा दिया था, शरद पवार जी को बोला था तुम्हारी लायकी नहीं है कांग्रेस में सत्ता में आने की, कांग्रेस वाले को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को
बोला था तुम्हारी लायकी नहीं है महाराष्ट्र में सत्ता पे आने की, और उनके आंकड़े बहुत छोटे छोटे थे। पूरी मेजोरिटी पूरी मिली थी भाजपा शिवसेना अलायंस को, और हमारे पीठ में छुरा भोंककर बाद में उल्टी चर्चा करते हैं कि हमने धोखा दिया। धोखा तो इन्होंने दिया है, पूरे लोगों को मालूम है, दुनिया महाराष्ट्र की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। मैं इसका नतीजा मैं बोलता हूं साहब, लोकसभा में जब इनके 18 सांसद आए थे ना पिछले बार, तो उद्धव ठाकरे अभी का जो उनका जो परिचय देंगे लोकसभा में, एक भी सांसद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नाम पर चुन के नहीं आएगा। यह मैं दावे के साथ आज बोलता हूं। आज का डिबेट रख लो, आज की तारीख दिनांक भी लिख के रख लो। ये इनकी पब्लिक में इनकी कोई इज्जत नहीं रही है। मतदाताओं के साथ गद्दारी इनकी पहचान है। जो शिवसेना के लोग शिवसेना से अलग हो गए, जो शिवसेना शिंदे जो उन्होंने जो आगे सामने आया चित्रीकरण, उसमें देखो संजय राउत जो लोग राज्यसभा में गए, उनको वोट देकर उनको वो किसके आधार पर चुन के आए? तो संजय राउत को जिसका वोट मिला उसके साथ संजय राउत की गद्दारी है। जहां विधानसभा में इनको वोट मिला उसकी उद्धव ठाकरे की गद्दारी है। एक गद्दार उद्धव ठाकरे और गद्दार उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। इसका पूरा आईना दुनिया के सामने आया है। और ये बोलते हैं देवेंद्र फडणवीस को अकेले, देवेंद्र फडणवीस का जो काम का जो स्पीड है, जो नजरिया है, जो विजन है महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र को एक अच्छे ऊंचाई पर देवेंद्र जी फडणवीस ने पिछले 5 साल में और अभी फिर सरकार मिलने के बाद भी लाके रखा है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये इसके साथ हम सब जुड़े हुए हैं। साहू जी साहब, आपने शुरुआत में एक चीज बोला था, जो सरकार शरद पवार, सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे लाचार होकर कांग्रेस के पास गए थे, सोनिया गांधी के पास गए। लाचारी इतना लाचार आदमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। साहू जी साहब, आपने शुरुआत में आपने बोले कि उद्धव ठाकरे जी, जो एकनाथ शिंदे जी ने कहा, आशीष शेलार ने कहा, बाकी फडणवीस, जो उद्धव ठाकरे जी उन लोगों के साथ बैठे हैं जो हिंदुत्व का अपमान किया था। वो एकनाथ शिंदे जी का कहना था, बोले कि शिवाजी पार्क में जो आपने शुरू किए थे, बोले शिवाजी पार्क में जो बाणा साहब ठाकरे जी का भाषण हुआ करता था, माझा हिंदू बांधवानो और भगिनीनो, यहां से शुरू होता था। वो हिंदू जो आपने इनिशियली बोला, शुरुआत में बोला, वो हिंदुत्व के बाद पूरा एडिट हो गया, वो नहीं बोले उद्धव ठाकरे जी। और आशीष शेलार जी का कहना है कि ये कांग्रेस के कहने पे किया। आशीष शेलार जी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने भाषण में बोला कि उद्धव जी आपको हिंदुत्व के बारे में नहीं बोलना है। तो ये आरोप कैसे देखते हो आप साहू जी साहब? नहीं, ये सही बात है, सही बात है। श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे ने जो कहा था कि मैं सोनिया गांधी के साथ हरगिज कभी हम शिवसेना जाएंगे नहीं, अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो हम हमारा दुकान बंद कर देंगे। और वही सोनिया गांधी के तलवे चाट कर उद्धव ठाकरे यहां मुख्यमंत्री बने हैं। पूरी तिलांजलि दी है हिंदुत्व को उन्होंने। और बात कर सावरकर जी का अपमान जितना राहुल गांधी ने किया, उसकी कोई दुखी नहीं है उद्धव ठाकरे, संजय राउत, उनकी शिवसेना। और ये हिंदुत्व का नाम लेते हैं क्या? पूरे साल में 2 साल में जब राजीव गांधी की जन्मतिथि आई, राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी आई, तो उसके तस्वीर के सामने माला पहना के अगरबत्ती जलाकर उद्धव ठाकरे दिखाई दिए। लेकिन बाला साहब ठाकरे के तस्वीर के सामने राहुल गांधी या सोनिया गांधी 2 साल में कभी दिखाई दिए क्या? नहीं दिए। बाद में कल शिवाजी महाराज की जो स्टैचू था बहुत बड़ा, कर वह उसको हार पहना कर आगे जाना चाहिए। ये कोई भी राजनीतिक नेता, कोई भी राजनीतिक गिरौता तो कर दे, लेकिन राहुल गांधी उधर अनदेखा करके अपनी यात्रा में गए। इतना ही क्या, लेकिन मंच पर एक साधारण कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी, एक हितचिंतक विट्ठल की मूर्ति जब सामने लाते हैं, विट्ठल भगवान की जब मूर्ति लाई सामने, तो उसको अनदेखा करना यह हमारे महाराष्ट्र का अपमान नहीं है। हिंदू तो शिवाजी महाराज के स्टैच्यू को माला पहनाकर आगे न पहनाकर आगे जाना, विट्ठल महाराज की, विट्ठल भगवान की मूर्ति को वहां नकार देना, ये हिंदुत्व का अपमान नहीं लगता है उद्धव ठाकरे को? ये दिखाई नहीं देता है? मैं फिर बात दोहराता हूं साहब, चुनाव के बाद में राहुल गांधी या सोनिया गांधी जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, देशद्रोही ताकतों के साथ जो हाथ मेरा कर चल रहे हैं, उनके साथ में जो दल है उनको भविष्य बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ेगा, बहुत बुरी तरह। थैंक यू साहू जी साहब, थैंक यू।
थैंक यू। वी कम टू द एंड ऑफ ए शो विथ यू साहू जी साहब, थैंक यू सो मच। आपका जो आक्रोश दिख रहा है, आपका जो आक्रोश हम देख रहे हैं शुरुआत से जो एंड तक, जो आपके पास जो एनर्जी से आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा साहू जी साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, थैंक यू प्रदीप जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी साहू जी साहब, थैंक यू सो और मच। साहब इसके बावजूद आज महाराष्ट्र में जो स्थिति है, जो मतदाता हमारे साथ है, 45+ होकर महाराष्ट्र में रहेगा, ये पूरी फ्लॉप सभा हुई है, इनको जनता ने पूरी तरह नकार दिया है, ये मैं फिर एक बार कहता हूं। थैंक यू। अभी कांग्रेस का प्रवक्ता से पूछते हैं वही साहू जी साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच साहू जी साहब, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। We heard Sahu ji sahab, Lakshman Sahu ji from the Bharatiya Janata Party. We are joined now by